आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 सोशियोलॉजी के टॉप 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर मैंने जो क्वेश्चंस लिया हुआ है सारा का सारा क्वेश्चन एसबीपीटी का है, लेकिन यहां पर शर्मार्क इस पेपर का भी क्वेश्चन है और जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसका भी क्वेश्चन इस एसबीपीटी किताब में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मैं आपको जो आंसर बताने वाला हूँ, एसबीपीटी किताब में जो आंसर दिया गया है उसी को यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत ऐसे मैंने इधर उधर से थोड़ा सा संशोधन कर लिया है, इसे आप लोग भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। और अगर मान के चलिए अगर आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता रहा हूं तो आप लोग क्या करिएगा, टाइम दे दीजिएगा, किस टाइम का वो क्वेश्चन है और जो भी मतलब आपको सही लग रहा है वो सही वाला ऑप्शन आप लोग दे दीजिएगा। तो थोड़ा सा आप लोग ये करिएगा। देखिए एक्चुअल में क्या है, जो आपका सोशियोलॉजी वाला जो सब्जेक्ट है ना, मैं चाहता तो बहुत सारा वीडियो बना देता, लेकिन बात क्या है कि मैं देख रहा हूं तो देखिए एसबीपीटी में कुछ अलग दे रहा है, शर्मार्क इस पेपर में कुछ अलग आंसर दे रहा है, नेट में कुछ अलग आंसर दे रहा है, क्वेश्चन बैंक में कुछ अलग आंसर दे रहा है। मतलब दिमाग का एकदम दही करके रख दिया। मैं कल से एकदम सोच रहा हूं कि कैसे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तो एकदम दिमाग का कंप्लीटली दही हो चुका था। तो मैंने सोचा कि चलो भाई एसबीपीटी बुक में जो भी दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दिया जाए, और एक ऐसा वीडियो बना दिया जाए जिसमें आपका पूरा चैप्टर हर एक चीज जो आपका टर्म होने वाला है कंप्लीट कवर हो जाए। तो यहाँ पर करीबन लगभग 300 के आसपास, 300 से थोड़ा कम है लेकिन 300 के लगभग आसपास यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिए और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से भारतीय संस्कृति परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार ये हो जाएगा, इनमें सभी यानी कि धर्म, कर्म, जाति व्यवस्था सब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुआ था। ए ओ ह्यूम ने क्या था? ये जो प्रश्न है देख लीजिए क्या कि उपनिवेशवाद किसी विदेशी शासन द्वारा अपनी राष्ट्रीयता का दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार प्रसार करता है जिससे कि उस क्षेत्र के लोग अपनी सभ्यता के मूल्यों को विदेशी शासन के परिवेश में स्थापित करने लगे। ये जो कथन है, ये एक्चुअल में ये जो बात है किन्होंने बोला? तो जे ए हॉब्सन ने बोला। ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के संस्थापक थे? तो ए ओ ह्यूम थे। अभी मैंने आपको समझा दिया। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो इनमें सभी मतलब ये सब कारण यहाँ पर उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कि नेशनल क्या कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन इट्स फॉर्मेशन, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक, ये जो पुस्तक इसके लेखक कौन है? तो ई बारकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो आपका है थियोसोफिकल सोसाइटी जो है इसके संस्थापक कौन है? तो एनी बेसेंट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो प्रश्न है देख लीजिए क्या है, यह किसका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भारतीय युगों में अंग्रेजी राज्य के प्रति स्वाभिमुक्ति की भावना में वृद्धि होगी और विचारों की दृष्टि से हुए अंग्रेजों के अधिक निकट आ सकेंगे। ये था लॉर्ड मैकाले का ये कथन था। आगे क्या है कि उदारवाद काल में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून इंडियन काउंसिल एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया? ये हो जाएगा सन 1882 में। देखिए ज्यादा बहस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम आप लोगों के पास भी कम है और मेरे पास भी टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि मुझे 10th का भी थोड़ा पढ़ाना है, इसलिए आप लोग फटाफट देखिए, फटाफट में स्पीड बोल दे रहा हूँ। सन 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? तो लॉर्ड कर्जन इस मतलब इसी से बंगाल का विभाजन हुआ था। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण है? तो ये सबके सब हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की गई? तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम लोग नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं। आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार क्या है? अर्थ यानी आर्थिक है। समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय की परिभाषा दी है किसने दिया है? तो किंग्सले डेविस ने दिया है। देख लीजिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहां पर कब क्या पूछा गया, हर चीज है। राष्ट्रवाद का अर्थ, देखिए राष्ट्रवाद का ये सब कुछ भी अर्थ नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। मैंने आपको सुबह जो वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको राष्ट्रवाद का अर्थ बता दिया था कि राष्ट्रवाद का एक्चुअल में अर्थ क्या होता है। आगे चलिए, आगे क्या कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो भारतीय समाज की विशेषता है अनेकता में एकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुआ था, दिसंबर महीना में हुआ था, याद रखिएगा। उपनिवेशवाद की सोच का प्रतिफल है तो साम्राज्यवाद हो जाएगा। किसने कहा? समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, तो हो जाएगा मैकाइवर हो जाएगा। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो राजनारायण बसु ने किया था। उदार राष्ट्रीयता का काल है तो 1885 से 1905, मतलब यहाँ पर 20 साल तक, ठीक है, ये है। आगे क्या है कि उपनिवेशवाद का संबंध है तो ये आपका साम्राज्यवाद से हो जाएगा। समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो काम्टे हो जाएगा। अगस्त काम्टे भी यहाँ पर कहीं कहीं लिखा हुआ हो सकता है, अगस्त काम्टे भी लिखा हुआ मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि कौन से भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता अनेकता में एकता हो जाएगा। मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहां से शुरू होता है? तो गांव से शुरू होता है। सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मैकाइवर एवं पेज हो जाएगा। वर्ग व्यवस्था कैसे? देखिए खुली व्यवस्था है। किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया है? तो मैकाइवर एवं पेज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए अभी तक हम लोगों ने करीबन 28 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमारा अगला चैप्टर शुरू हो जाता है।
जो जनांकिकी है, जनांकिकी शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया था किसने किया था? गुइलार्ड ने किया था। और जनांकिकी का जो जनक होता है, जनक किसे कहा जाता है? जॉन ग्रांट को कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंफ्यूज नहीं होना है। जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा में लिखा गया? ठीक है, किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा का शब्द है। क्या है जनसांख्यिकी यानी जनसांख्यिकी का जनक कहा जाता है? देखिए जनक का बात किया जाएगा तो जॉन ग्रांट होगा, और बोला जाएगा जनांकिकी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो तब गुइलार्ड आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, किताब में साफ साफ लिखा हुआ है। और देखिए एक चीज याद रखिएगा, क्या जनांकिकी और जनसांख्यिकी दोनों का माने एक ही होता है। ठीक है, जनांकिकी और जनसांख्यिकी दोनों का माने एक ही होता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर कितनी थी? 74% था। भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषणा की गई? तो 1976 में किया गया था। निम्नलिखित में किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है? तो ये हो जाएगा एडम स्मिथ हो जाएगा। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? सन 1952 में हुआ था। निम्नलिखित में से जनसंख्या किस परिक्षेपी को जनांकिकीय प्रागमन त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 के जनसंख्या के अध्ययन में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पे देखिए, ये जो जनसंख्या के आकार में परिवर्तन इसको भी किया गया है, जनसंख्या की बनावट इसको भी किया गया है, जनसंख्या का वितरण इसको भी किया गया है। यहाँ पर इनमें से सभी देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दे दिया। खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ए, बी और सी मतलब तीनों का तीनों सही हो जाएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, हमें यहाँ पर क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो धार्मिक एवं भाग्यवाद एवं मान्यता का प्रभाव और अज्ञानता एवं शिक्षा, ये दोनों का दोनों हो जाएगा, इनके उपयुक्त तो दोनों, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए सर, यहाँ पर क्या दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या रखा है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया? तो इसमें ये सब के सब प्रावधान किया गया, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यता, तो सबके सब हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का घोषित किया गया 2000 को किया गया, तो नोट कर लीजिएगा। किसने कहा? मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वो अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है। तो जो कथन था किसका था? माल्थस का था। नोट करिएगा, देख लीजिए, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़िए। जनांकिकी विज्ञान है क्या? तो जनसंख्या अध्ययन का। देखिए जनसांख्यिकी जो है वो जनसंख्या अध्ययन का विज्ञान, इसमें जनसंख्या का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अब देख लीजिए, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 933 था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट कर लीजिए, 2014 में पूछा गया प्रश्न है। भारत में क्या है जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक हो जाएगा। कौन से परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो शैक्षणिक स्तर हो जाएगा। भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? तो ये हो जाएगा आपका 3000 वर्ष हो जाएगा। इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? तो ठंडे मौसम में सर्दी लगना, ये क्या हो जाएगा? कुछ थोड़ा नहीं होगा। जनसंख्या बढ़ने से ये क्या मतलब ठंडा मौसम में अधिक ठंडा, मतलब सर्दी का मौसम, ठंडे मौसम में सर्दी लगना, ये थोड़े नहीं होगा, ऐसा कुछ थोड़े नहीं होता है। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या होगा? खाद्य में समस्या होगा, खाने का सामान में समस्या होगा, आवास नहीं मिलेगा, आदमियों को घर बनाने कहाँ जगह मिलेगा, रोजगार की समस्या होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो सर्दी लगना ये कोई नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 21 क्या है? किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? देखिए केरल में सबसे अधिक है और बिहार में सबसे कम है। बिहार में सबसे कम है। अगला प्रश्न क्या है? जानेंगे कि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गुइलार्ड ने किया था। और जनक किसको बोला जाता है जनांकिकी का? तो जॉन ग्रांट को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देख लीजिए क्या है यहाँ पर, ये भी चैप्टर शायद हमारा खत्म हो जाता है, अगला चैप्टर शुरू हो जाता है। देख लीजिए क्या है प्रश्न। क्या कि भारत में ग्रामीण सामाजिक जीवन की मुख्य निर्धारक संस्था, तो इनमें सही हो जाएगा, मतलब गांव जाति सब हो जाएगा। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो भी है इसका आंसर हो जाएगा AR देसाई हो जाएगा। देख लीजिए, प्रोफेसर AC दुबे ने गांव का वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो ये सब के सब हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। मानव समुदाय को 3 प्रमुख भागों जैसे कि लघु कृषक और बृहत समुदाय के रूप में समाजशास्त्री ने किसने वर्गीकृत किया था? तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती थी? तो 68.8% हो जाएगा। देखिए जो भी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा SVPT किताब से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप कुछ गलत बता रहे हैं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मतलब यहाँ पर टाइम दे दीजिएगा, कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर जो भी होगा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो परिभाषा है किसने दिया था? CP लुमिस ने दिया था। निम्नलिखित में से नगरीय समुदाय की विशेषता है, तो क्या हो जाएगा? द्वितीय संबंधों की प्रधानता, ये सही हो जाएगा। ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा किसने दी? रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था। ठीक है, यह कथन के समाजशास्त्री से संबंधित कि गांव और नगर दोनों ही समान है, ये कथन किसका था? मैकाइवर ने पेज का था। सोरोकिन एवं जिमरमैन ने ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बीच पाए जाने वाले विभाजन के कितने आधार बताए थे? 8 आधार बताए थे। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? तो व्यवसाय की प्रकृति। सुपर प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, नोट कर लीजिएगा। आगे चलिए, आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पर और क्या क्या दिया गया है। अगला जो प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता है? क्या जो कृषि पर आधारित, क्योंकि ये कृषि पर डिपेंड करता है। किसने यांत्रिक एकता एवं क्या है सावयवी एकता की अवधारणाओं का निरूपण किया? तो दुर्खिम हो जाएगा। गांव के लघु गणराज्य किसने कहा? तो मैटकॉफ ने कहा है, नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सारा प्रश्न है, 300 का बात है सर, अभी तो स्टार्टिंग है। आगे की देखिए कितना दूर जाते हैं हम लोग। क्या कि नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता है? तो इनमें सभी हो जाएगा, ये सबके सब हो जाएगा। ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कृषि व्यवसाय हो जाएगा। इनमें से कौन एक कृषक समाज है? तो गाँव क्या हो? एक कृषक समाज है, क्योंकि गाँव में ही अधिकतर खेती वगैरह किया जाता है। आगे चलिए, आगे देखिए, आगे क्या है।
अगला जो प्रश्न है देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया कि परिवार सामाजिक नियंत्रण के किस आकार के साधनों के अंतर्गत आता है, तो अनौपचारिक नियंत्रण के साधन में आता है। अगला प्रश्न कि परिवार निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। ये परिभाषा किसने दिया, तो मैकाइवर पेज ने दिया है। किस विद्वान ने परिवार को मानव स्वभाव की पोषिका कहा, तो चार्ल्स फुले ने कहा है। निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह परिवारों का प्रचलन है, बहुपति किस में होता है, खस में होता है। ठीक है, खस में होता है, नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए आगे यहाँ पर क्या क्या दिया गया है देख लीजिए। अगला जो प्रश्न क्या है कि किस प्रकार के परिवार को दो पीढ़ी परिवार कहा जाता था, एकाकी परिवार को ये कहा जाता है। निम्नलिखित में से परिवार का प्रकार ये है क्या है, तो ये सबके सब हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। नातेदारी यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्या है, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। ये जो कथन है किससे संबंधित है, तो रेड के लिए ब्राउन हो जाएगा। फिर क्या है कि मानव शास्त्रीय शब्दकोश, ठीक है, ये जो पुस्तक है डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इस पुस्तक के लेखक कौन आपको बताना, चार्ल्स विनिक हो जाएगा। मॉर्गन के नातेदारी संज्ञाओं के कितने प्रकारों का उल्लेख है, तो 2 प्रकार का उल्लेख है। यह कथन किसका है कि परिहास संबंधों के द्वारा नातेदारी के बीच सजदापूर्ण व घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास होता है, ये हो जाएगा वेस्टर्न मार्क हो जाएगा। चाचा नातेदारी के अंतर्गत किस श्रेणी में आता है, ये द्वितीयक हो जाएगा। निम्न में से कौन परिवार की विशेषता, ये हो जाएगा इनमें से सभी, सबके सब हो जाएगा, इनमें से सभी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए आगे यहाँ पर क्या दिया गया है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 की निम्न में से कौन सा नातेदारी में स्पष्ट रूप से नहीं आता है, तो ये समक्ष समूह हो जाएगा। संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है, तो ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता, तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। प्राय संयुक्त परिवार का कर्ता कौन होता है, तो ये हो जाएगा आपका सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, वही मैन होता है, वही गार्जियन होता है। निम्नलिखित में से क्या संयुक्त परिवार का प्रकार ये नहीं है, तो हो जाएगा व्यक्तिवादिता हो जाएगा। जन्ममूलक परिवार एवं प्रजनन मूलक परिवार की व्याख्या किस विद्वान ने की, तो डेविस ने क्या है। निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य, तो ये हो जाएगा इनमें सभी, यानी रति है, पुत्र प्राप्ति है, धार्मिक कर्तव्य, सबके सब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या क्या दिया, आगे देख सकते हैं। यहाँ पर फिर से हमारा और अगला यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। देखिए सुपर डुपर हिट प्रश्न है, क्या क्या है बात सुनिएगा ध्यान से। किसने कहा जाति बंद बकरी, ये जो कथन किसका है, तो मजूमदार एवं मादान हो जाएगा। जाति शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुआ है। किस समाजशास्त्री ने जाति की अवधारणा का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया, तो ये हो जाएगा अब्बे डुबायस हो जाएगा। यह कथन किसका, जब एक वर्ग लगभग पूरी रूप से क्या वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं, ये कथन है चार्ल्स फुले का। द्विचर प्रतिकूला का सिद्धांत किसने दिया, तो हो जाएगा लुई ड्यूमा हो जाएगा। और क्या सर हर्बर्ट रिजले के नेतृत्व में किस वर्ष जाति आधारित जनगणना आयोजित की गई, 1901 में किया गया। निम्नलिखित में से जातीय व्यवस्था की विशेषता है, तो ये ए नंबर और सी नंबर ये हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन 8 यहाँ पर दिया गया कि एक विचारधारा के रूप में जातीय व्यवस्था का अध्ययन निम्न में से किस समाजशास्त्री ने किया है, तो यहाँ पर ये लुई ड्यूमा हो जाएगा, एमएस श्रीनिवास हो जाएगा, मेकम मेरियट हो जाएगा, इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या दिया गया है, तो देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। यहाँ पर अगला जो प्रश्न क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन 9 है कि जातीय व्यवस्था में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है, तो इनमें से सभी हो जाएगी, ए बी सी सब सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम कब बनाया गया, तो 1961 में बनाया गया। यहाँ पर आगे क्या है कि निम्न में से कौन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाया, तो राजा राम मोहन राय भी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती भी हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन 12 की भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का बुनियादी आधार क्या है, तो परिवार हो जाएगा। प्रभुता की अवधारणा देन है किसका, तो श्रीनिवास की है। निम्न में से कौन जाति की विशेषता नहीं है, तो हो जाएगा खुलापन हो जाएगा। निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, तो रिजले हो जाएगा। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी ठीक है क्या है, देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है, ऋग्वेद में वर्णित है। सुपर डुपर हिट प्रश्न है। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा ध्यान से। अगला जो क्वेश्चन की जाति व्यवस्था के क्या है व्यवस्थात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये हो जाएगा आपका क्या है नेफील्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे देख लीजिएगा आगे यहाँ पर और क्या क्या दिया गया है, तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो अगला जो प्रश्न है क्या है, देख लीजिए अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए कि इनमें से कौन जाति व्यवस्था की देन है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, ये सबके सब हो जाएगा। जाति का आधार क्या, जाति का आधार जन्म है। निम्न में से कौन द्विज नहीं कहलाते, तो ये शूद्र जो है शूद्र द्विज नहीं कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जाति है, तो आपका राजपूत हो जाएगा, राजपूत एक जाति है। निम्न में से बंद स्त्रीकरण का उदाहरण कौन सा जाति हो जाएगा। देखिए वर्ण का आधार जो होता है कर्म होता है, जाति का आधार जन्म होता है। यहाँ पर वर्ण जो होता है 4 प्रकार से होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ठीक है, और बाद बाकी यहाँ पर ये सब जाति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिएगा ध्यान से। आगे देखिए यहाँ पर फिर से हमारे स्टार्ट हो जाता है। देखिए क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर बात को समझिएगा ध्यान से। क्या है कि एक जनजातीय के रूप में क्षेत्र भाषा संस्कृति समरूपता तथा एक सूत्र में बांधने वाले सामाजिक संगठन को लेते हैं जिसमें गोत्र या गांव सम्मिलित होता है। ये जो परिभाषा किसने दिया था, चार्ल्स विनिक ने दिया है। और यहाँ पर क्या है कि निम्न में से सामान्य निषेध यानी कि टेबू का संबंध किससे, तो इन सभी से ये सबसे हो जाएगा। प्रोफेसर एस.सी. दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को निम्न में से कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा है। निम्नलिखित में से शिकार में खाद्य संग्रह जनजाति समूह कुकी हो जाएगा। किस मानव शास्त्री
ने क्या है पर संस्कृति ग्रहण को जनजातीय संस्कृति के विघटन के लिए उत्तरदायी माना है तो मजमूदार में मदान हो जाएगा। कि संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति या फिर जातीय अत्याचार निरोध अधिनियम 1990 पारित किया गया? तो 65वें संविधान संशोधन में ये हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए, वीडियो पर बने रहिएगा, मजा आने वाला है। आगे देखिए क्या है यहाँ पर, ये तो हो गया, ये हो गया। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि संबंधित राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर सकता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 342 हो जाएगा। जनजाति को पिछड़े हिंदू कहकर किस समाजशास्त्री ने संबोधित किया है? इसको बोला है जी.एस. घुरिये ने। क्या बी.एस. गुहा ने उत्तरी पूर्व क्षेत्र के अंतर्गत किस सीमावर्ती राज्य को सम्मिलित किया है? तो पूर्वी पंजाब हो जाएगा। निम्न में से जनजाति की विशेषता क्या हो? उपयुक्त सब, ये सबके सब हो जाएगा जनजाति की विशेषता। आगे चलते हैं, देख लीजिए, अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ, मात्र 15.5 मिनट हुआ है, अभी मजा आएगा, बहुत है क्वेश्चन, देख लीजिएगा। निम्न में से द्रविड़ भाषाई परिवार से संबंधित जनजाति है तो गोंड और उरांव दोनों हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जनजाति क्या हो जाएगा? भील हो जाएगा। भील कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। पारस्परिक संबंध का संस्कृति से इसका संबंध है। निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? यहाँ पर सबके सब हो जाएगा। कौन सा आदिवासी समाज मातृप्रधान खासी हो जाएगा। निम्न में से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? तो छुआछूत नहीं है। बहुपति विवाह किसमें होता है? टोडा में होता है। निम्न में से किसने भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की? तो एल्विन हो जाएगा। जनजातीय समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता? तो श्रम विभाजन नहीं पाया जाता। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, आगे देख लीजिए। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है क्या है? दुमकुरिया किस जनजाति में पाया जाता है? तो उरांव में पाया जाता है। किस जनजाति में परीक्षा विवाह प्रचलित है? भील में है। उरांव निवासी कहाँ से? झारखंड से है। युवा संगठन में पाया जाता है। जनजातीय समाज में पाया जाता है। यहाँ पर जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है। कौन सा समस्या? तो छुआछूत हो जाएगा, मैंने आपको अभी बताया। निम्न में भारत के किस राज्य में आदिवासी जनसंख्या अधिक सर्वाधिक है? तो गुजरात में सबसे अधिक है। संविधान के किस अनुच्छेद में जनजातियों के लिए नौकरियों का आरक्षण प्रावधान है? तो 335 हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत की नहीं है? तो बोडा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है, देख लीजिए क्वेश्चन की यह किसका कथन है, कि यहाँ पर जो कथन है किसका है? तो ये हो जाएगा क्या? अगबंट हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या, कि अछूत जातियों के लिए हरिजन शब्द का जो प्रयोग क्या है, किसने किया? देखिए यहाँ पर जो अछूत बोला, जो दलित के लिए जो हरिजन शब्द का जो यूज किया था, किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो छुआछूत का जो यहाँ पर प्रावधान है किसमें है? तो आप यहाँ पर बताएं तो अनुच्छेद 17 में है। जाति संबंधी क्या है? निरुग्यता निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 1850 में लागू हुआ था। किस समाज वैज्ञानिक कृषक जातियों को पिछड़े वर्गों का मर्म यानी कि सार माना है? तो आंद्रे बेताई हो जाएगा। सन 1973 में टर्कमन राज्य ने शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को क्या कहकर संबोधित किया? तो पिछड़े समुदाय कहकर संबोधित किया है। आगे चलिए, आगे देख लीजिए यहाँ पर आगे और क्या क्या प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसके अध्यक्षता में गठित हुआ था? काका कालेलकर हो जाएगा। ठीक है, मंडल आयोग का स्थापना हुआ था 1979 में हुआ था। और तो यहाँ पर मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने की क्या है संस्तुति की? तो 52% हो जाएगा। पिछड़े वर्ग के उत्थान हेतु ज्योतिबा फुले ने किस समाज का स्थापना की? तो क्या हो जाएगा? सत्य शोधक समाज हो जाएगा। निम्नलिखित में से अस्पृश्यता का प्रमुख आयाम क्या है? तो इनमें सभी हो जाएगा, ये सबके सब हो जाएगा। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निम्न में से कौन सा सुझाव दिया? सबके सब यहाँ पर सुझाव दिया था, उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर आगे हमें और क्या दिया गया है। तो आगे हमें यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन दिया गया, देख लीजिए यहाँ पर एक्चुअल में है क्या, कि निम्न में से कौन सा कारक पिछड़े वर्गों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी सबके सब हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। जाति पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? तो किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा हो जाएगा। निम्न में से कौन मंडल आयोग की जो अध्यक्ष थे कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसको हम लोग बीपी मंडल शॉर्टकट में बोलेंगे, बीपी मंडल थे। ठीक है, मंडल आयोग की स्थापना का वही मैंने आपको अभी बताया कि 1979 में हुआ था। भारत संविधान में अनुच्छेद 334 का संबंध किससे है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से है। छुआछूत के संविधान के किस अनुच्छेद में थी? अनुच्छेद 17 में है। अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसको जंगली जाति भी बोला जाता, जनजाति भी बोला जाता, आदिवासी भी बोला जाता था। इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पर, और आगे यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस दिया गया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर और क्या क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो और क्वेश्चन है क्या है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि सीमांतीकरण किस प्रक्रिया को कहा जाएगा? तो नकारात्मक प्रक्रिया है। और किसने सीमांतीकरण व्यक्ति का अवधारणा दी है? तो रॉबर्ट ईपर का हो जाएगा। निम्न में से सीमांतीकरण का प्रकार है, तो ये वाला और ये वाला दोनों हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर हमें और क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देख लीजिए सर, अगर आप लोग इतना कर लीजिएगा तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला। देख लीजिए क्या कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई? तो 1952 में क्या गया? निम्न में से जनजाति शब्द का पर्याय है, तो ये उपयुक्त सभी ये सबके सब हो जाएगा। अभी मैंने आपको समझा दिया कि सबके नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित में से आंतरिक सीमांतीकरण का कार्य, तो ये सब हो जाएगा। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, बल्कि यहाँ पर इनमें से सभी देना चाहिए था, लेकिन थोड़ा मिसप्रिंट, ये सबके सब हो जाएगा। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किस क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया? तो ये जगह जनजाति बहुल क्षेत्र को इस प्रकार से घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए, कि निम्न में से किसका जीवन रूप वर्तमान में कुछ विशेष समुदायों के सीमांतीकरण के रूप में सामने आया है? तो ये हो
जाएगा उपयुक्त दोनों, मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएगा। जो व्यक्ति दुविधा की स्थिति में स्वयं के बारे में निर्णय लेने में असमर्थ रहता है उसे सीमांत व्यक्ति कहते हैं। परिभाषा किसने दिया थी? रॉबर्ट हिपार्क ने दिया है। जनजातियों में सीमांतीकरण की प्रक्रिया कितने रूपों में देखने को मिलती है? तो 2 रूपों में देखने को मिलता है। क्या है? सीमांतीकरण की समस्या से जूझ रहे जनजातीय समूह के द्वारा किए गए आंदोलन के फलस्वरूप कौन से राज्य अस्तित्व में आए? यहाँ पर उपयुक्त दोनों, छत्तीसगढ़ झारखंड दोनों हो जाएगा। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने भारत की वन नीति की घोषणा किस वर्ष की? तो सन यहाँ पर 1853 में किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर और क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं जो हमारे पास जो अगला प्रश्न है क्या है देख लीजिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारे पास क्या है देख लीजिए। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है क्या है कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस काल में सर्वाधिक निम्न थी? तो मुगल काल हो जाएगा। अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना कब हुई? तो 1927 में हुआ था। समाज सुधार के प्रयासों ने किस वर्ष से हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? 1856 हो जाएगा। यहाँ पर जो ज्योतिबा फुले जो है मतलब कि समाज की स्थापना किया तो सत्य शोधक समाज। और लैंगिक विषमता की प्रकृति तो सामाजिक हो जाएगा। भारतीय समाज की मान्यता अनुसार स्त्री पुरुष विभेद को प्रोत्साहन करने वाला तर्क ये सब के सब हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 के अनुसार जो है यहाँ पर क्या प्रावधान है? तो यहाँ पर ए और बी ऑप्शन नंबर दोनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी पर टिक किया गया है। आगे चलिए, आगे देख लीजिए आगे और क्या दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया क्या है कि निम्न में से कौन सा अधिनियम महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ता प्रदान करती थी? ये सबके सब हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में लैंगिक विषमता का समाज स्तरीय आधार है, क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। सामाजिक में कौन से संशोधनों के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकाय में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है? 73वां और 74वां संविधान संशोधन यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक संसूचक कहा जाएगा? तो घरेलू हिंसा को कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करते चलिएगा आप लोग या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिए यहाँ पर जो हमारे पास जो अगला और क्वेश्चन है क्या है कि स्त्रियों की निम्न स्थिति का सर्वप्रथम कारण जो है क्या है? अशिक्षा है, क्योंकि उन लोग अशिक्षित रखा जा रहा है। स्त्रियों को स्वतंत्र आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। लैंगिक विषमता का संबंध है तो सामाजिक मूल्यों से है। ठीक है। सबला स्कीम केंद्रित है तो किशोरियां से है। तो निम्नलिखित में से किसे शारदा एक्ट कहा जाता है? तो बाल विवाह एक्ट को कहा जाता है। किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई? तो ये हो जाएगा आपका 1997 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर और क्या क्या प्रश्न दिया गया है, चलिए देख लीजिए। यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? आपका 15 जनवरी 1978 को किया गया था। निम्नलिखित में से अल्पसंख्यक कौन है में जिसका किसका संख्या कम है? तो मुसलमान हो जाएगा। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुस्लिमों की संख्या कितनी थी? तो 13.81 करोड़ था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अंतिम बार किस वर्ष में पुनर्गठन हुआ था? 21 जनवरी 2000 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यक समुदाय में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर दलित हो जाएगा। निम्न समूह में से किसे आप भारत के सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं? ये हो जाएगा आपका पारसी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या अधिकतम है? तो केरल हो जाएगा। क्या मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है? मुसलमान से संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कि महर का संबंध किस विभाग से? देखिए महर मेहर एक ही चीज है तो ये मुसलमान से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों का ब्याह है। भारत में निम्नलिखित में से किसी अल्पसंख्यक माना जाता है? तो यहाँ पर सभी तीनों हो जाएगा, सबके सब हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसी अल्पसंख्यक नहीं माना जाता गया है? तो हिंदू को नहीं माना गया है। भारत के निम्न से किस राज्य में हिंदू लोग क्या है अल्पसंख्यक समुदाय? तो जम्मू और कश्मीर में बहुत ही कम हिंदू है। मुस्लिम विवाह है क्या? एक समझौता है। ठीक है, यहाँ पर बोला जाता है कबूल है, इस प्रकार से किया जाता है। चलिए आगे देख लीजिएगा। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है यहाँ पर क्या है देख लीजिए। अगला प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, क्या कि 2011 की जनगणना से भारत में विकलांग लोगों का प्रतिशत था? तो 2.21 था। वर्तमान में सरकार द्वारा विकलांग प्रकार के 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 21 कर दिया गया। राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम किस पाठ्यक्रम में विकलांग छात्रों हेतु शुरू की गई है? तो क्या हो जाएगा? एमफिल हो जाएगा और पीएचडी हो जाएगा। विकलांग लोगों के लिए अन्य किस नाम का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से सभी इसको क्या है दिव्यांगजन भी बोला जाता है, अन्यथा ये भी बोला जाता है, ये भी बोला जाता है। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला जो यहाँ पर और प्रश्न दिया गया है क्या क्या है, बात को समझिएगा ध्यान से। देख लीजिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से। यहाँ पर कि भारत में विकलांगजनों में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तो दृष्टिहीनों की, मतलब सबसे यहाँ पर अंधा व्यक्ति है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष की विकलांग वर्ष घोषित किया गया? तो 1981 को। भारत के विकलांगों में मूल विकलांगता की प्रतिशत कितना? 7.49%। भारत में एक राष्ट्रीय न्यास की स्थापना किस प्रकार के विकलांगों की मदद हेतु की गई? तो यह हो जाएगा मानसिक रूप से विकलांगों के लिए। 12वीं योजना में विकलांगजनों से संबंधित किस मुद्दों पर ध्यान दिया गया है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने विकलांगजनों के कौशल प्रशिक्षण की राष्ट्रीय कार्य योजना की कब शुरुआत की? तो मार्च 2015 में किया था। विकलांगजनों हेतु जागरूकता विकास तथा प्रचार योजना कब शुरू गई? तो सितंबर 2014 में किया गया। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर क्या क्या दिया गया है देख लीजिए। आगे देखिएगा यहाँ पर ध्यान से क्या है, ये हमारा सांप्रदायिकता वाला है। क्या है देख लीजिए कि सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम भारत पाक विभाजन के रूप में किस वर्ष देखा गया? तो 1947 में देखा गया। 2006 का मालेगांव विस्फोट कांड उदाहरण है तो सांप्रदायिकता का। देखिए सांप्रदायिकता में क्या होता है जैसे कि हिंदू मुसलमान में भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, ये मतलब इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। भारत में
सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण कौन है? तो राजनीतिक स्वार्थ हो जाएगा। सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, तो विवादास्पद हो जाएगा। निम्न में से कौन राष्ट्रीयकरण में बाधक होता है? सांप्रदायिकता हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पर जो और क्या क्या दिया गया देख लीजिए। यहाँ पर आगे का जो प्रश्न दिया गया देखिए यहाँ पर क्या है, देखिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन में छह क्या कि क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण क्या है? तो सांस्कृतिक भिन्नता हो जाएगा। क्षेत्रवाद की समस्या का मुख्य कारण क्या है? सांस्कृतिक भिन्नता। एक ही चीज है दोनों। किसने कहा कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है? तो डॉक्टर राधाकल मुखर्जी ने कहा था। यह प्रश्न जो भी होगा आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका सेंस हो जाएगा डॉक्टर कैलाशनाथ शर्मा हो जाएगा। जातिवाद के विकास का प्रमुख कारक है, तो ये सभी हो जाएगा, सबके सब हो जाएगा। पितृसत्ता परिवार में सत्ता का अधिकार किसके हाथ में रहते हैं? तो ये पुरुष के हाथ में रहते हैं। उड़ीसा के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाली यहाँ पर जो जनजाति है, ठीक है, जो क्या होता है पितृसत्ता संयुक्त परिवार को विशेष विस्तार, इसको बोला जाता है खसिया बोला जाता है। क्रिएशन ऑफ क्या है? पेट्रियार्की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हो जाएगा जी लर्नर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है देख लीजिए क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर आगे जो प्रश्न दिया गया है क्या क्या है, देख सकते हैं कि दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था? तो 1984 में हुआ था। अब चलिए आगे चलते, देखिए यहाँ पर और क्या क्या दिया गया है देख सकते हैं। तो यहाँ पर आगे जो दिया गया अच्छा प्रश्न क्या है? सूचना का अधिकार का जो अधिनियम है आरटीआई जिसको बोलते हैं, ये कब पारित हुआ था? 15 जून 2005 में पारित हुआ। प्रजातंत्र की विशेषता, ये सबके सब हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। भारत में कुल प्रदेश यानी कि राज्य कितने? 28 राज्य, 28 हो जाएगा। राज्य का मौलिक तत्व, ये सबके सब हो जाएगा, इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए अगला जो प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर आगे और क्या क्या दिया गया है देख लीजिए। यहाँ पर जो अगला प्रश्न क्वेश्चन 5 क्या है कि निम्न में से कौन हजारों वर्षों में सामूहिक जीवन का परिणाम है? तो राष्ट्र हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में कितनी राष्ट्रीयताओं के लोग निवास करते हैं? तो 3 हो जाएगा। भारत में स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात सभी नगर राज्यों का विलय कर इसे क्या रूप दिया गया? तो राष्ट्र राज्य दिया गया। भारत देश उदाहरण तो राष्ट्र राज्य का है। मुगल काल में भारत में राज्य के किस तत्व का अभाव था? तो संप्रभुता हो जाएगा। भारत के पूर्ण रेखा राज्य बनने की शुरुआत कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। भारत में भाषागत राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1955 को किया गया था। विश्व में लोकतंत्र के कितने रूप प्रचलित है? 2 रूप प्रचलित है। आगे बढ़ते आगे देख लीजिए यहाँ पर आगे और क्या क्या दिया गया देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देख लीजिए कि अमेरिका में किस प्रकार का लोकतंत्र था? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जो अगला प्रश्न क्या है कि भारत संसद में निम्न सदन कहा जाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर है? 3 स्तर है। भारत संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। भारतीय नागरिक को प्राप्त है तो विचारों की स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है, यहाँ पर विचारों की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत में श्याम प्रसाद मुखर्जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिलकर जनसंघ का गठन किस वर्ष किया था? तो सन 1950 में क्या था? आगे चलिए अगला जो प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर आगे यहाँ पर और क्या दिया गया है। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा अगला जो प्रश्न क्या कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त कर बहुमत मिला? तो 282 हो जाएगा। भारत में सूचना के अधिकार की मांग 1990 के दशक में किस देश से आरंभ हुआ? तो राजस्थान हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में कब लागू किया गया? तो 12 अक्टूबर 2005 हो जाएगा। विश्व का पहला देश कौन है जिसने सन 1766 में अपने नागरिकों को सूचना की स्वतंत्रता प्रदान की? तो स्वीडन हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त किया? तो सन 1966 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए आगे देख लीजिए, ज्यादा प्रश्न नहीं है, कुछ है यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा लास्ट चैप्टर है शायद, ठीक है, और यहाँ पर ज्यादा है नहीं और थोड़ा बहुत है, देख लीजिए क्या क्या है यहाँ पर हमें क्या दिया गया। भारत के नागरिक के रूप में किन मूल्यों के प्रति हमारे क्या है सहभाग का होना आवश्यक है? ये सबके सब हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का संबंध है तो क्या हो जाएगा? अकबर से हो जाएगा। 3 अवस्थाओं का सिद्धांत यहाँ पर किसने दिया? तो ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया है। निम्न में से कौन सी संस्कृति मिश्रित संस्कृति का उदाहरण है? तो भारत संस्कृति क्या मिश्रित है। वह कौन सा ज्ञान है जिसकी सहायता से हम समाज के लोगों के बीच रहकर समाज से जुड़े हितकारी कार्यों में अपना योगदान देते हैं? हो जाएगा व्यवहारिक ज्ञान हो जाएगा। कांटे के अनुसार क्या है समाज के विकास की किस अवस्था को उल्लेख किया गया? तो इनमें से सभी हो जाएगा, सबके सब हो जाएगा। समाजशास्त्र के छात्र के रूप में हमारा सहभाग क्या होना चाहिए? ये सबके सब हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे चलिए आगे क्या देख लीजिए, आगे यहाँ पर और क्या दिया गया देख सकते हैं। यहाँ पर परियोजना वर्ग वाला है, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। देख लीजिए क्या है। परियोजना कार्य सामाजिक अनुसंधान की एक नवीन क्या है? व्यवहारिक शाखा है। परियोजना कार्य का प्रमुख चरण है, ये सबके सब हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि परियोजना एक क्या है? समस्या मूलक कार्य है। और यहाँ पे ये जो परिभाषा किसने दिया है? तो स्टीवेंसन ने दिया है। निम्नलिखित में से परियोजना कार्य की विशेषता ये सबके सब उपयुक्त सभी हो जाएगा। परियोजना कार्य के अंतिम चरण क्या होता है? प्रतिवेदन की रिपोर्ट का निर्माण करना होता है। आगे चलिए आगे देख लीजिए, और कुछ नहीं है, मात्र 2 या 4 प्रश्न बाकी है। क्या कि परियोजना कार्य के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो उसकी प्रकृति कैसे होती है? तो क्या होता है? बेसिक एवं तटस्थ ज्ञान होता है। यहाँ पर निम्न में से कौन सा महत्व परियोजना कार्य विधि से संबंधित? उपयुक्त सभी सबके सब हो जाएंगे। और हमारा लास्ट मात्र एक क्वेश्चन बाकी है और यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म हो जाएगा। देख लीजिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्या, और ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि परियोजना कार्य के कौन से चरण? ये सब के सब हो जाएगा, इनके उपयुक्त सभी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। जो भी चीज चाहिए अभी बता दीजिए, तो मैं आप लोगों को कल तक या फिर आज रात तक वीडियो बना के दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।